हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास। बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। उसका चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है अधिकार। तो इसके हम नोट्स करेंगे। ठीक है, चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें अधिकारों के बारे में समझना है। पहले जो अधिकार थे वो अलग टाइप के थे और अभी जो अधिकार हैं वो अलग टाइप के हैं। जैसे कि मध्यकाल में यूरोप में मनुष्य को अपने बारे में सोचने व निर्णय लेने की छूट नहीं थी। यूरोप में क्या, पूरी दुनिया में ही नहीं थी। ठीक है, मध्यकाल आप मान लीजिए सन 1500 से पहले, 500-600 साल पहले जो काल था वो मध्यकाल था। तो उस काल में क्या था कि मनुष्य को अपने बारे में सोचने व निर्णय लेने की छूट नहीं थी। उन्हें सामंतों के आदेश के अनुसार ही काम करना पड़ता था। मतलब उस टाइम वो छुआछूत की टाइप, ऊंच नीच, और जो अमीर है वो हमेशा अमीर रहेगा, जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा। इस टाइप की मान्यताएं थी कि जो अधिकार होते हैं वो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। उस टाइम ये वाली मान्यता थी। मतलब राजा का बेटा राजा ही रहेगा जन्म से, और जो नौकर का बेटा है वो जन्म से नौकर ही रहेगा। लेकिन अभी जो मान्यता चलती है वो चलती है कि हमें अधिकार प्रकृति से प्राप्त तो होते ही हैं, लेकिन सारे अधिकार हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होते। हमें अधिकार मनुष्य के अकॉर्डिंग भी प्राप्त होते हैं। मतलब अगर हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, किसी भी अमीर गरीब कुछ भी हो, हमें कुछ अधिकार ऐसे मिलते हैं जो सबके लिए बराबर होते हैं। तो मानव अधिकार ये कहता है कि मानव होने के नाते सभी को अधिकार बराबर मिलने चाहिए। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सबको मिलने चाहिए। तो अभी जो अधिकारों के बारे में जो धारणा चलती है वो चलती है मानव अधिकार। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अधिकार कहते किसे हैं। तो अधिकार व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की मांग है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है अधिकार, ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम मांग करते हैं कि हम अपने कुछ कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें। जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम नॉर्मली स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता आती है। और संपत्ति रखने का अधिकार, इस तरीके के अधिकार। और अधिकार मान्यता कौन देता है, ये बनते कहाँ से हैं। तो अधिकार जो है, जब समाज डिमांड करने लगता है किसी चीज़ की, उसके बाद वह मान्य हो जाते हैं जब सरकार की तरफ से, तो वह अधिकार बन जाते हैं। ठीक है, और अधिकार बनते क्यों हैं, हमारे समाज के लिए, उसके कल्याण के लिए। समाज के कल्याण के लिए अधिकार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो सभी एक दूसरे को बस पता नहीं क्या कर देंगे अगर अधिकार नहीं होंगे। इतने सारे अधिकार होने के बावजूद भी पता नहीं कितनी ज़्यादा ख़राब चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। तो अधिकार क्या है, अधिकार व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्र पूर्वक करने की मांग है। एक तरीके का ये हमारा हक है। ठीक है, एक तरीके का हक है, लेकिन हक से अलग है, क्योंकि हक को मान्यताएं नहीं मिलती कई बार, जबकि अधिकारों को मान्यता भी मिलती है। इसके बाद हम आते हैं कि अधिकार क्यों आवश्यक हैं। इसकी तो बहुत लंबी सूची हम बना सकते हैं कि अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो नंबर 1, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी है, चाहे वो कुछ बनने की हो, कुछ करने की हो, ठीक है, तो उसको ये अधिकार होना चाहिए कि उसे स्वतंत्रता हो कहीं आने जाने की, कुछ बनने की, कुछ करने की। ठीक है, अब यहाँ पे स्वतंत्रता ऐसे नहीं होनी चाहिए आने जाने की कि आप किसी के भी घर में जा सकते हैं। यहाँ पे भी उस चीज़ की लिमिट होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए, जो दूसरों के अधिकारों का हनन ना कर सके। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। बिल्कुल, अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होगी ही होगी। जैसे कि वोट डालने का अधिकार, अपनी मर्जी से अपना नेता चुनने का अधिकार, और नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार। इस तरीके के अधिकार आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है व्यक्ति की प्रतिभा जिसे हम इंग्लिश में टैलेंट कहते हैं, व क्षमता को विकसित करने के लिए। ठीक है,
तो व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता को विकसित करने के लिए अगर हमें किसी का टैलेंट बाहर निकालना है, किसी की क्षमता देखनी है, तो हमें अधिकारों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ हमें स्वतंत्रता के अधिकार की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं होगी कहीं आने जाने की, अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की, तो हम क्या बन सकते हैं, क्या ही अपना टैलेंट दिखा सकते हैं जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा टैलेंट दिखाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे डॉक्टर का कोर्स होता ही नहीं है और हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कैसे बनेंगे? स्वतंत्रता होनी चाहिए ना आने जाने की, और वो चीज़ अवेलेबल भी होनी चाहिए। इसके बाद आता है व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए। अगर किसी भी मानव का, किसी व्यक्ति का हम संपूर्ण विकास चाहते हैं कि वो उभरे, ठीक है, वह कुछ बन जाए और अच्छा बन जाए, तो इसके लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होगी। और इसके बाद आता है अधिकार रहित व्यक्ति बंद पिंजड़े में पक्षी के समान है। बिल्कुल, जैसे कि एक बंद पिंजरे में पक्षी क्या ही कर सकता है? सिर्फ खाना खा सकता है और पोटी कर सकता है, दो ही काम कर सकता है। ना तो वो उड़ सकता है, जबकि उसमें उड़ने का टैलेंट है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। वैसे ही एक व्यक्ति भी अधिकारों के बिना बंद पिंजरे में पक्षी के समान है। ठीक है, तो अधिकार हमारे लिए इसलिए आवश्यक है। इसके बाद हम आते हैं अधिकारों की उत्पत्ति की। अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ठीक है, पहले टाइम में अधिकारों को 17वीं 18वीं शताब्दी से पहले जो है मध्यकाल में कहा जाता था कि प्रकृति से प्राप्त हैं, लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी से ये धारणा बदल गई। कहने लग गए कि प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो ये 3 अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा और नौकर का बेटा नौकर बनेगा। ये 3 अधिकार हमें प्रकृति से प्राप्त हैं। जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने के अधिकार में जैसे कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता, हम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, हम किसी का मर्डर वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भी जीवन जीने का अधिकार है जितना कि हमें है। दूसरा स्वतंत्रता, जैसे कि कहीं पे भी आने जाने की, कुछ करने की, अपना टैलेंट दिखाने की, और भी बहुत सारी स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे आपको लिमिट भी बतानी है हर चीज़ की। उसके बाद संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार, जैसे कि अगर मैं कुछ कमा रही हूँ, ठीक है, मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे अधिकार है कि मैं उस संपत्ति को अपने पास रख सकूं। लेकिन यहाँ संपत्ति का अधिकार ये नहीं कि आप दूसरों की संपत्तियाँ छीन के ला रहे हैं और अपने पास जमा कर रहे हैं, तो ये संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध है। अधिकारों की हमें लिमिट भी बतानी है, मतलब अधिकार ऐसा होना चाहिए जो दूसरे की स्वतंत्रता को ना छीने। इसके बाद हम आते हैं अधिकारों के प्रकार। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं प्राकृतिक अधिकार, जिसमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये तीनों मैंने आपको बताए हैं। ये हम मानते हैं कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको किसी देश का नागरिक या कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपने अगर पैदा हो गए तो प्रकृति से आपको मिलने ही मिलने कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति रखने का अधिकार है। दूसरे हमारे आते हैं नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार जो हमें समाज अधिकार प्राप्त करता है। वो अधिकार हमें कानून से प्राप्त नहीं होते, समाज से प्राप्त होते हैं। जैसे कि माता पिता की सेवा करना, शिष्ट व्यवहार करना, सच्चा चरित्र होना चाहिए, दूसरों से आदर का भाव होना चाहिए, तमीज़ होनी चाहिए। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? समाज सिखाता है। हम नहीं करते तो शिकायत भी समाज ही करता है। ठीक है, आपके घर पुलिस नहीं आती कि आपने उसको मुँह क्यों चढ़ाया, तो उसके लिए आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। आपको समाज ही कहेगा कि कितना बदतमीज़ आदमी है, मुँह चढ़ा के जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं नैतिक अधिकार। इसके बाद आते हैं कानूनी अधिकार, जो हमें राज्य से प्राप्त होते हैं। मतलब जो भी हमारा शासक होता है, वो चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे राजतांत्रिक सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो हमें कानून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कानूनी अधिकार कहते हैं, जिसमें सामाजिक अधिकार भी आते हैं, राजनीतिक अधिकार भी आते हैं, मौलिक अधिकार भी आते हैं और आर्थिक अधिकार भी आते हैं। उसमें बहुत सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सामाजिक अधिकार में आपको ऐसे अधिकार बता देने हैं जो समाज से रिलेटेड हैं, जैसे कि 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते, इस टाइप के अधिकार। राजनीतिक अधिकार में जैसे कि वोट डालने का अधिकार। मौलिक अधिकार में जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सारे मौलिक अधिकार में भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप बताने हैं जिन्हें हम अधिकार नहीं कह सकते। तो देखिए, वो सारे क्रियाकलाप, वो सारे काम
जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको हम अधिकार नहीं कह सकते। जैसे कोई व्यक्ति कहने लगे कि मुझे अधिकार है स्वतंत्रता का, तो मैं किसी के भी घर के अंदर जा सकता हूँ, तो इससे दूसरे का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो इस तरीके के अधिकार को हम अधिकार नहीं कह सकते। अब इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो दूसरे का नुकसान कर रही हैं, समाज का नुकसान कर रही हैं, ऐसे अधिकारों को हम अधिकार नहीं कहेंगे। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, अधिकार और शक्तिशाली कैसे हों, ठीक है, इनको हम और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। तो नंबर 1, संविधान लिखित हो। बिल्कुल, अगर अधिकार हमारे संविधान में शामिल हो जाते हैं, सरकार उनको मान्य कर देती है, तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम सिर्फ बहस नहीं करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षण। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, मतलब उसकी शक्तियाँ अलग होंगी, सरकार से न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग होंगी, यानी कि सरकार ही न्यायपालिका को चला रही है, ठीक है, तो हमारे जो अधिकार हैं वो और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि कई बार सरकार ऐसा नहीं सोचती कि वो सबके कल्याण के बारे में सोचे, तो ऐसे में सरकार निरंकुश हो जाती है। तो ऐसे में स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। नंबर 3, संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन। संघात्मक सरकार होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे भारत में है। पहले जो है कौन सी सरकार होती है, केंद्रीय सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर ग्राम पंचायत होती हैं। तो 3 तरीके से यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है। फिर न्यायपालिका की अपनी शक्तियाँ अलग होती हैं। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, ताकि कोई भी निरंकुश ना हो जाए, सब पर अंकुश लगा रहे, कोई भी किसी को परेशान ना करे। अगर कोई निरंकुश होता है तो दूसरा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसका निरंकुशपना थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दे। तो संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। इसके बाद राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, ठीक है। आंतरिक मामले, जैसे कि आपको पता है ना कि व्हाट्सएप और बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जिसमें ये डिमांड होती है कि आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो थर्ड पार्टी को जाएंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं कई बार कि सरकार हमारी पर्सनल चीज़ों को देख लेती है, जैसे हमारे पर्सनल मैसेजेस वगैरह, ये सब कि सुरक्षा की वजह से, सुरक्षा के नाम पर, लेकिन ये सब हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए एक लिमिट होनी चाहिए। राज्य का जो है नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के घर के अंदर गए और किसी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसके लिए वारंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसने किया क्या है, उसको बताना चाहिए। तो ऐसे किसी के पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है जनता की जागरूकता, ठीक है। अगर जनता को जागरूकता होगी अपने अधिकारों के बारे में कि उसके कौन कौन से अधिकार हैं और उसके लिए वो कहाँ पे जाके डिमांड कर सकते हैं, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। और इसके बाद आता है स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस का यहाँ पे मतलब है कि जो टीवी मीडिया चैनल होते हैं, मीडिया वगैरह के जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो स्वतंत्र होने चाहिए। उनके ऊपर कोई बैन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का कि आपको ये न्यूज़ दिखानी है और ये न्यूज़ नहीं दिखानी, तभी तो वो अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अधिकारों का महत्व। अधिकारों के क्या क्या महत्व हैं, ये तो हम आराम से बता सकते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता को लागू करना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, राज्य की निरंकुशता पर रोक लगानी है, अगर अधिकार नहीं होंगे हमारे पास, तो आपको पता है कि हमारी स्वतंत्र हमारी लोकतांत्रिक सरकार हो चाहे राजतांत्रिक सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो निरंकुश ही हो जाती है, वो अपने फ़ायदे के लिए काम करने लगती है, तो उस पर रोक लग जाती है। व्यक्ति के जीवन के विकास में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब तक हमारे पास अधिकार नहीं होंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब तक हमारे पास कुछ अधिकार नहीं होंगे, समाज व राज्य के लिए भी उपयोगी सरकार व सकारात्मक आदेश व्यक्तियों के जीवन को अच्छा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अधिकारों के महत्व को दिखाती हैं। इसके बाद हम आते हैं अधिकारों पर प्रतिबंध का आधार। मतलब अगर अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है कोई भी सरकार, ठीक है, कोई भी राज्य शब्द का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे,
तो वो उसका आधार क्या होना चाहिए, मतलब क्यों लगेगा किसी अधिकार पे बैन। नंबर 1, सामाजिक हित। अगर कोई अधिकार सामाजिक हित में काम नहीं कर रहा, कोई अधिकार ऐसा है जो दूसरों के अधिकारों का हनन कर रहा है और समाज में कोई कल्याण नहीं कर रहा, अशांति फैला रहा है, तो ऐसे अधिकारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नंबर 2, अन्य व्यक्तियों के हित के लिए। अगर दूसरे व्यक्तियों के हित के लिए कोई भी अधिकार खराब है, जैसे कि एक समुदाय को तो उससे फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे समुदाय को उससे नुकसान हो रहा है, एक धर्म को फ़ायदा हो रहा है दूसरे धर्म को नुकसान हो रहा है, ऐसे में हिंसा फैलती है, तो ऐसे अधिकारों को बैन किया जाना चाहिए। नंबर 3, राज्य की सुरक्षा व स्वतंत्रता के लिए। अगर नागरिकों को या किसी को भी ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि वो राज्य की स्वतंत्रता पर भारी पड़ सकते हैं, ठीक है, उसकी सुरक्षा को खराब कर सकते हैं, तो ऐसे अधिकारों को भी बैन कर देना चाहिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।